हेलो बच्चों, हम लोग फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे थे चैप्टर 2। आज उसका आखिरी टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे आसान टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टि से संधारित्रों का संयोजन बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो आप लोग आसान ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो बात हो रही है संधारित्रों के संयोजन की। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो संधारित्रों का संयोजन क्या का मतलब क्या हो गया कि जब हम संधारित्रों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए जोड़ते हैं तो संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। अब संयोजन जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम इन सीरीज, और दूसरा होता है समांतर क्रम यानी इन पैरेलल। श्रेणी क्रम हम तब जोड़ते हैं संधारित्रों को जब हमें धारिता का मान कम चाहिए होता है, यानी जो हमारी परिणामी धारिता होती है परिणामी धारिता का मान कम चाहिए। जबकि समांतर क्रम क्या होता है, परिणामी धारिता का मान अधिक चाहिए। यानी हमें जब परिणामी धारिता का मान कम चाहिए होता है तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब हमें परिणामी धारिता का मान दिए गए संधारित्रों में से अधिक चाहिए होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, समांतर प्रयोग का, यानी संधारित्रों को हम समांतर क्रम में रख करके जोड़ते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसा आपने हाई स्कूल में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, हालांकि 12th में भी है प्रतिरोधों का संयोजन। तो ठीक वैसे ही है, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन वैसे ही संधारित्रों का भी संयोजन होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम, संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। हेडिंग डालेंगे आप, संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारी एक संधारित्र की पहली प्लेट है, इसको, ये हमारा एक संधारित्र है, इसको हमने धन आवेशित कर दिया तो स्वतः ही इस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण। फिर इसके दूसरे प्लेट को हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे, तो जब यहाँ पर ऋण आवेश था तो यहाँ पर स्वतः ही क्या आ जाएगा, धन आवेश। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा कर रखी है। ये तीन संधारित्र लेकर के हम दिखा दे रहे हैं आपको। लास्ट में इसको हम क्या करेंगे, अगर हम पृथ्वी से जोड़ दें तो सारा धनावेश नीचे। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा ए है, ये बिंदु हमारा बी है, ये बिंदु हमारा सी है, और ये बिंदु हमारा डी है। अब देखिए, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो इस बिंदु पर, इस बिंदु का जो विभव है वो VA है, तो हम लिख लेंगे माना बिंदु A का विभव बराबर VA। इसी प्रकार बिंदु B का, तो बिंदु B का विभव बराबर VB। फिर बिंदु C का विभव
और इसी प्रकार बिंदु डी का विभव वी डी। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र की धारिता है C1, इस संधारित्र की धारिता है C2, इस संधारित्र की धारिता है C3। हमने माना जो इसका इस संधारित्र पर जो विभव है वो है V1, इस संधारित्र पर जो विभव है वो है V2 और इस संधारित्र पर जो विभव है वो है V3। तो अब देखिए इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होगा इसके और इसके अंतर के बीच में होगा। तो अब आप लिखेंगे माना C1 पर पहले संधारित्र C1 माना C1, या ऐसे लिखिए माना पहले संधारित्र पर विभव, क्या माना हमने, बराबर V1। तो हमारा V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB। ये हो गया हम समीकरण A। हमारा इन दोनों के बीच का विभव हमने मान लिया V1 है, या मान लेते हैं संधारित्र पर जो है हमारा विभव जो है V1 है। तो इस संधारित्र का विभव मान किसके बराबर होगा, इस बिंदु और इस बिंदु के अंतर के बीच में, यानी इस प्लेट और इस प्लेट के अंतर के बीच में, तो VA माइनस VB। तो इसी प्रकार अगर हम V2 निकालें और V3 निकालें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा VB माइनस VC। ये देख लीजिए VB माइनस VC। और V3 बराबर क्या हो जाएगा, VC माइनस VD। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको सॉरी 3, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर बाएं पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ जाएगा, दाएं पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ जाएगा। देखिए क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये बराबर हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC और प्लस VC माइनस VD। ये आया। देखिए VB से VB कट गया, VC से VC कट गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर VA माइनस VD। इसको समीकरण हम मान लेते हैं 4। अब हमने क्या निकाल लिया कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर VA माइनस VD। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव, इन तीनों के विभव का योग इन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होगा, यानी VA माइनस VD। तो हमने क्या निकाला, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर VA माइनस VD। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब आप जानते हैं चूंकि धारिता का सूत्र होता है, देखिए आप लिखेंगे चूंकि धारिता या C बराबर होता है Q बाई V। C बराबर क्या होता है, Q बाई V। यहां से हम निकाल सकते हैं V बराबर Q बाई C, V बराबर Q बाई C। तो अब देखो यहाँ पर कितना आवेश था, प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q। यानी सभी पर आवेश बराबर है, केवल चिन्ह में विपरीत है लेकिन परिमाण आवेशों के बराबर है। यानी इस पर भी Q आवेश, इस पर भी Q आवेश, इस पर भी Q आवेश, केवल धारिता सबकी बदली है। यहाँ से अगर हम V बराबर Q बाई C सूत्र से
निकालना चाहें तो हमारा देखो b1 क्या हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा q बाई c1, क्योंकि v बराबर q बाई c होता है और q सब पर बराबर है, सब पर आवेश समान है, तो q बाई c1। इसी प्रकार कामा v2 बराबर हो जाएगा q बाई c2 और b3 बराबर हो जाएगा q बाई c3। अब देखो b1 b2 b3 का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आगे देखिएगा v1 कामा v2 कामा v3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो समीकरण 4 में रखेंगे b1 b2 b3 का मान, तो क्या आएगा q बाई c1 प्लस q बाई c2 प्लस q बाई c3 बराबर va माइनस vd। अब देखिए अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कैपिटल B मान लें, बिंदु A और बिंदु D के बीच के जो विभव का मान है उसका क्या मान ले कैपिटल B, तो लिख लेते हैं माना VA माइनस VD बराबर कैपिटल B। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर से देखिए अगर Q कॉमन ले लें तो बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 बराबर कैपिटल V, और V बराबर क्या होता है Q बाई C। देखिए 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 बराबर Q बाई C, इससे ये कट गया, तो फाइनली हमारा सूत्र क्या बना, सूत्र बना 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये हमारा सूत्र बन गया। यानी अगर आपके पास 3 संधारित्र हैं तो उनके जो अगर उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उनकी परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम होगा वो पहले वाली संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम प्लस दूसरी वाली संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम प्लस तीसरी वाली संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। ऐसी कंडीशन में हमने आपको बताया था जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कब जोड़ते हैं, हम तब जोड़ते हैं जब हमें परिणामी धारिता का मान कम चाहिए, यानी कम में भी कितना कम चाहिए, जो आपकी तीनों धारिताएं यहाँ पर मान लीजिए C1 C2 C3 ये तीनों धारिताएं, तीनों अलग अलग धारिताएं हैं, जिस धारिता का मान सबसे कम होगा उससे भी कम परिणामी धारिता यानी C का मान होगा। तो जब हमें परिणामी धारिता का मान कम चाहिए होता है तो ऐसी स्थिति में हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जरा ध्यान रखिएगा कहाँ से हमने शुरुआत किया था, यहाँ से यहाँ तक आए थे, फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आए थे, फिर यहाँ लिखा और फिर यहाँ लिखा। तो इस हिसाब से आप लोग नोट करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग तब तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगला टॉपिक है हमारा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम में। इससे पहले हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब देखते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हम कब जोड़ते हैं, जब हमें परिणामी धारिता का मान अधिक चाहिए होता है, यानी सभी जो इतनी भी धारिताएं आपके पास होती हैं उन सब में जिसकी सबसे अधिक धारिता होगी, अगर उससे भी अधिक धारिता चाहिए होती है तो सभी धारिताओं को मिला करके को आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जो परिणामी धारिता होगी वो अधिक मिलेगी। तो परिणामी धारिता में हम क्या करते समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ भी हम तीन संधारित्र ले रहे हैं। और ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा करना पड़ेगा।
सभी संधारित्रों की एक प्लेट एक सिरे से और दूसरी प्लेट दूसरे सिरे से जुड़ी होती है। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। यह कुंजी हो गई कि ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। अब देखिए ये हमने 3 संधारित्र ली, मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। ये हमने 3 संधारित्र लिया। अब देखिए इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। सभी संधारित्रों के का एक सिरा एक छोर से और दूसरा सिरा इस छोर से, यानी एक सिरा बैटरी के धन सिरे से और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वही सभी संधारित्रों का भी विभवांतर होगा या विभव होगा। तो हम क्या लिख लेंगे कि यहाँ से, यानी इसको अगर A मान लें और B मान लें, तो बिंदु A से B के बीच का जो विभवांतर होगा वही सभी संधारित्रों के, यानी हर जगह विभव का मान समान होगा। तो ये भी B, ये भी V और ये भी V। अगर ये धन सिरा है, देखिए अगर हमने यहाँ पर विद्युत प्रवाहित की, बैटरी से विद्युत प्रवाहित की, तो विद्युत प्रवाहित होने का मतलब क्या हुआ, विद्युत प्रवाहित होने का मतलब हुआ कि आवेश का प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा यही होती है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ से Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इस बिंदु पर, इस संधि पर जब ये पहुंचता है Q, ये 3 भागों में बढ़ जाता है। Q1 मान लेते हैं, ये Q2 और ये Q3। हमारा किरचॉफ का आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धारा और निकलने वाली धारा या का बीजगणितीय योगफल 0 होता है, यानी दोनों बराबर होते हैं। यानी जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा निकलेगी बाहर। तो हम लिख सकते हैं किरचॉफ के आवेश संरक्षण के नियम से। तो आप लिख लेंगे किरचॉफ के आवेश संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितना यहाँ से आवेश पहुंचा वही आवेश आगे चल के तीनों भागों में बढ़ गया। अब अगर इसका बीजगणितीय योग आप करेंगे तो देखिए इन तीनों को एक तरफ ले आएंगे तो जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। यही कहता है किरचॉफ के आवेश संरक्षण का नियम। अब आप देखिए हमने कहा कि जो इनका यहाँ का भी विभव वही है, इसका भी विभव वही है, इसका भी विभव वही है। क्यों? क्योंकि सभी का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो सभी का विभवांतर का मान एक ही होगा। तो आप लिखेंगे सूत्र, या आप लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q बाई V। C बराबर क्या होता है, Q बाई V। ये देखिए इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। हम लिखेंगे पहले संधारित्र पर इस सूत्र से पहले संधारित्र पर आवेश, तो यहाँ से Q1 गया तो इस पर जो आवेश होगा वो Q1 होगा, इस पर जो आवेश है वो Q2 होगा, इस पर जो आवेश है वो Q3 होगा। यहां से अगर हम निकालना चाहें इस सूत्र के हिसाब से, देखिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा,
Q1 बराबर, जैसे यहाँ पर C बराबर Q/V था तो अगर हम निकालते तो Q बराबर क्या हो जाता, C इंटू V। तो ऐसे ही Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, C1 इंटू V। दूसरे संधारित्र पर या ऐसे लिखो इसी प्रकार, कौन बार बार लिखे। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू वी, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 इंटू वी। अब देखो Q1, Q2, Q3 का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे आप, समीकरण 1 में Q1, Q2, Q3 का मान रखेंगे। तुम्हारा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। वी सब में कॉमन है, यहां से कॉमन ले लेंगे तो भी हो जाएगा Q बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, और V को अगर हम इधर ले आए तो हो गया Q/V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और Q/V आप जानते हैं, यहां से देखिए Q/V बराबर क्या होता है, C। तो हम लिख लेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा सूत्र आ गया समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। तो जो इन तीनों की परिणामी धारिता होगी वो इन तीनों की धारिता के योग के बराबर होगी। यानी अगर मान लेते हैं इसकी धारिता 5 है, इसकी धारिता 3 है, इसकी धारिता 2 है, तो ये तीनों को मिला करके जो धारिता होगी हो जाएगी 5, 3, 8, 2, 10, यानी तीनों से अधिक। तो जब भी हमें अधिक धारिताओं की जरूरत होती है, या ऐसे इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये 5, ये 6, ये 3 और ये 2 सबकी धारिताएं दी गई हैं, और आपको एक ऐसे संधारित्र की जरूरत है जिसकी धारिता 10 है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। अगर आपको ऐसे संधारित्र की जरूरत है जिसकी धारिता 1 हो या 1 से कुछ अधिक 2 से कम हो, यानी जो इन सब में कम है उससे भी कम हो, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो ये था संधारित्रों के संयोजन का, और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दोनों में से कोई न कोई एक बार पूछ ही लिया जाता है, तो आप लोग इसे आराम से ध्यान दे करके एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। और अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छी लग रही हो या हमारे बताए हुए आपको समझ में आ रहा हो, जैसा भी हम पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी और हो सकता है अगली बार से हम आपके लिए कुछ और आसान तरीके ढूंढ के लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।